हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड उन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को विथ डिटेल समझेंगे जिनके आपके एग्जाम में आने की काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सभी क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही न्यू एमसीक्यूज के साथ वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज concerned with understanding the meaning of words and word combination is known as। तो फ्रेंड्स, इसमें आपसे पूछ रहा है कि शब्दों और शब्दों के संयोजनों के अर्थ को समझने के लिए, है ना, अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने से जो संबंधित भाषा के घटक है, लैंग्वेज कंपोनेंट्स हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फोनोलॉजी, ऑप्शन बी है सिमेंटिक्स, ऑप्शन सी है प्रैग्मेटिक्स, ऑप्शन डी है ग्रामर। तो यहाँ पर आप इससे समझ लीजिएगा कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। तो मीनिंग ऑफ वर्ड्स, है ना, यहाँ पर बात हो रही है अर्थ की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात हो रही किसकी, अर्थ की बात हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिमेंटिक्स। है ना, मीनिंग की बात हो रही है तो सिमेंटिक्स। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और बाकी के बारे में भी समझते हैं, जैसे कि प्रेगमेटिक्स है। फोनोलॉजी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है आपको, है ना, फोनोलॉजी। और ग्रामर तो आप सब जानते ही हैं, बट प्रेगमेटिक्स क्या होता है। तो प्रेगमेटिक्स हो जाएगा ये जो है आपका रियल वर्ड, रियल वर्ड से क्या होता है, रिलेटेड होता है। ठीक है, रियल वर्ड से रिलेटेड होता है। अगर किसी को जैसे कि समझ हो किसी चीज की, ठीक है, जैसे कि वो चीजें कैसी होनी चाहिए, तो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिक्स कहेंगे, है ना। तो प्रैक्टिकल चीजें की जब बात होती है चीजों की, तब किसका यूज होगा, तो याद रखिएगा प्रैग्मेटिक्स का यूज होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो सही आंसर आंसर था वो था बी। नेक्स्ट है a word with same spelling and same pronunciation as another but with a different meaning is a slash n। मतलब कि इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है होमोनिम, ऑप्शन बी है होमोफोन, ऑप्शन सी है एंटोनिम, या ऑप्शन डी है सेनोनिम। तो समझते हैं इसको हम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेम स्पेलिंग की बात हुई है, सेम स्पेलिंग की बात हुई है यहाँ पर, और आपके सेम प्रोनाउंसिएशन की बात हुई है। ठीक है, लेकिन क्या बोला है यहाँ पर, डिफरेंट मीनिंग होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोनिम कहेंगे। अब होमोफोन किसे कहेंगे हम, तो इसको भी समझ लीजिए। जब डिफरेंट जब डिफरेंट स्पेलिंग, जब डिफरेंट स्पेलिंग होनी चाहिए, लेकिन सेम क्या होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट स्पेलिंग होना चाहिए और सेम जो है वो प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, होमोफोन कहलाएगा। ठीक है, और फोन जो है वो ध्वनि से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, फोन दिया है तो यहाँ पास ऑप्शन सी है एंटोनिम और ऑप्शन डी है सिनोनिम। तो ये इसके बारे में तो आपको पता ही है, लेकिन एक और चीज है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जब लिखने की बात हो, है ना, लिखने की बात हो, जैसे कि जिसमें लिखना है, जैसे कि हो जाएगा आपका सेम स्पेलिंग होगा, उसको क्या कहते हैं मैं बताऊंगी। सेम आपका क्या हो जाएगा, स्पेलिंग।
और आपका डिफरेंट क्या हो जाएगा, तो प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। जब सेम स्पेलिंग और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोग्राफ कहेंगे। याद रखिएगा, होमोग्राफ कहते हैं। अब ग्राफ यानी कि जो हो जाएगा, ये आपका लिखने से संबंधित है, ग्राफ यानी कि, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सेम स्पेलिंग होगा और लेकिन डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होगा आपके होमोग्राफ में, ठीक है। और होमोफोन मैंने बताया डिफरेंट स्पेलिंग होगी बट सेम प्रोनाउंसिएशन होगा। और ये जो है वो ध्वनि, फोन किससे कनेक्ट होगा, आप करेंगे तो ध्वनि से ही करेंगे, है ना। और आपका होमोनिम जो हो गया उसमें सेम स्पेलिंग होगा, सेम प्रोनाउंसिएशन होगा बट डिफरेंट मीनिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is an example of basic interpersonal communication skills, जिसको हम बिक्स कहते हैं। ऑप्शन ए है, मतलब इसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका बिक्स यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स का उदाहरण है, पूछा है ना। एग्जाम्पल बताना है आपको। ऑप्शन ए है एक्सप्लेनिंग अ प्रोसीजर टू अ पीयर ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, मतलब कि प्रयोग के दौरान किसी सहकर्मी को प्रक्रिया समझाना, है ना। ऑप्शन बी है पीयर यानी कि ग्रुप या सहकर्मी, ठीक है। ऑप्शन बी है डिस्कसिंग रिस्पॉन्स टू स्टोरी इन अ स्मॉल ग्रुप इन द क्लासरूम, मतलब कि कक्षा में जो है एक छोटे समूह में कहानी की प्रतिक्रिया पर क्या करना, चर्चा करना। ऑप्शन सी है टेकिंग नोट्स ड्यूरिंग अ लेक्चर और टॉक, मतलब कि व्याख्यान या बातचीत के दौरान क्या करना, नोट्स लेना। ऑप्शन डी है नेगोशिएटिंग टर्न टेकिंग विद अ पीयर ड्यूरिंग फ्री प्ले, मतलब कि स्वतंत्र खेल के दौरान क्या करना, किसी सहकर्मी के साथ जो है नेगोशिएटिंग करना यानी कि बारी बारी से बातचीत करना, ठीक है। टर्न टेकिंग ना, हाँ, बारी बारी से क्या करना, बातचीत करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ज़रूर से इस क्वेश्चन को समझिएगा पहले। जैसे कि यहाँ पर बात हो रहा है एक्सप्लेनिंग अ प्रोसीजर टू अ पीयर ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी था वो तो आपका बिक्स से रिलेटेड है, लेकिन जो ये बाकी तीन है इसके बारे में भी जान लीजिए। ये जो आपका है ये आपका कैल्प से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा, तो ये कैल्प से रिलेटेड है तीनों, ठीक है। ये चीजें जो है वो कैल्प में होती है, समझ लीजिए। जैसे कि स्कूल से रिलेटेड जहाँ दिमाग लगे वो सारी चीजें आपकी किस में होंगी, तो कैल्प में होंगी, ठीक है। जहाँ भी आपके स्कूल से रिलेटेड, जहाँ भी आपका जो दिमाग लगता है वो सारी चीजें आपके कैल्प के अंतर्गत आ जाती है। शॉर्टकट में बताती हूँ मैं, ठीक है। तो और इसका फुल फॉर्म है जैसे बिक्स का बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो ये जो होता है बिक्स, अब इसके बारे में भी जान लीजिए। इसका आप आंसर जो है किस प्रकार लगाएंगे, तो ये आपका किससे रिलेटेड हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये जो बिक्स है, ठीक है, हाँ, इसमें कैसे आ जाएंगे, जैसे कैल्प में तो स्कूल से रिलेटेड चीजें होती है ना। बट बिक्स का आपका पहचान कर पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है, फैमिली से रिलेटेड होगा ये, ठीक है। फ्रेंड्स फैमिली से क्या होगा, रिलेटेड होगा। और कैल्प का फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है आपका कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो कि क्या होता है आपका स्कूल से रिलेटेड होता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है the language used in the playground, on the phone, or to interact socially with other people is part of, मतलब कि इसमें पूछा है कि खेल के मैदान में, है ना, खेल के मैदान में प्लेग्राउंड में फोन पर या अन्य लोगों के साथ सामाजिक रूप से बातचीत करने में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा।
का हिस्सा है। ठीक है। ऑप्शन ए है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि बिक्स। ऑप्शन बी है कॉग्निटिवली एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी कि कैल्प। ऑप्शन डी है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंसी। ऑप्शन डी है ग्रुप डिस्कशन। तो वो क्या हो जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। बिक्स होगा यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स होगा, क्योंकि यहाँ पर खेल के मैदान में क्या हो रहा है, फोन पर है ना, फोन पर या फिर अन्य लोगों के साथ क्या हो रही है, सामाजिक रूप से बातचीत हो रही है ना, नॉर्मली, या फ्रेंड्स हैं, फैमिली है ना। तो सोशल इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिक्स के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर स्कूल से रिलेटेड कोई चीजें नहीं हो रही है ना, तो ऑप्शन बी जो है वो नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड एज एन रीडिंग। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि बच्चों के लिए साहित्य को किस रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए है इंस्पिरेशनल सोर्स ऑफ यानी कि ये प्रेरणा का स्रोत है। ऑप्शन बी एडिशनल बर्डन ऑन मतलब कि अतिरिक्त बोझ है जो लिटरेचर है वो। ऑप्शन सी है ऑथेंटिक सोर्स ऑफ, क्या ये प्रामाणिक स्रोत है। या ऑप्शन डी है हिंड्रेंस मटेरियल फॉर यानी कि ये बाधा की सामग्री है। ठीक है। हिंड्रेंस मतलब क्या हो जाता है? बाधा। ठीक है, इसका मीनिंग जानते रहिएगा, बाधा। तो क्वेश्चन 5 का सही आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? एक ऑथेंटिक सोर्स होती है, जो साहित्य होते हैं। ठीक है, जो साहित्य होता है ये क्या होता है? प्रामाणिक होगा पहले तो, है ना, इसलिए ये क्या किसके अंतर्गत आएगा? तो ऑथेंटिक स्रोत के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रामाणिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब आपको यहाँ पास करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ऑप्शन ए है प्लीज डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी। ऑप्शन बी है प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी। ऑप्शन सी है प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी। या ऑप्शन डी है प्लीज डिस्क्राइब टू द स्टोरी। अब इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, है ना। कृपया कहानी का क्या करें? वर्णन करें। नेक्स्ट देखते हैं। एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो एक्टिव वोकैबुलरी है ना, में जो शब्द, कौन से शब्द शामिल होते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए है फोनोलॉजिकल एंड लेक्सिकल। ऑप्शन बी है यूज्ड ओकेजनली। ऑप्शन सी है डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। या ऑप्शन डी है यूज फ्रिक्वेंटली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। जब एक्टिव वोकैबुलरी की बात हो रही है ना, एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर। तो एक्टिव वोकैबुलरी यानी कि आपके सक्रिय शब्दावली में वे शब्द शामिल हैं जो कौन से हो जाएंगे, तो जिसका आप जो है अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले जो शब्द हैं वो उसमें शामिल होते हैं आपके एक्टिव वोकैबुलरी में, है ना, जिसको आप ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो यूज फ्रिक्वेंटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज आर, मतलब कि यहाँ पर आपसे प्रोडक्टिव स्किल्स पूछा है भाषा की, लैंग्वेज की, है ना, तो कौन कौन से होते हैं प्रोडक्टिव स्किल्स के अंतर्गत, ये आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है लिसनिंग एंड राइटिंग। ऑप्शन बी है रीडिंग एंड राइटिंग। ऑप्शन सी है स्पीकिंग एंड लिसनिंग। या ऑप्शन डी है स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो हम थोड़ा सा भाषा के जो कौशल होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो लैंग्वेज के जो है टोटल कितने स्किल्स हो जाएंगे, तो 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इससे क्वेश्चन बनेगा तो आपका जरूर जो है वो करेक्ट होगा, मैं अच्छे से देखिएगा इसको। लैंग्वेज के 4 स्किल्स हो गए, कौन कौन से हो गए? तो एल, एस, आर और डब्ल्यू, ये आपके 4 स्किल्स हो गए। ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में समझ लीजिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा।
आपको पता भी है तो भी एक बार जरूर देखिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो काफी नजदीक आ चुका है। तो इससे आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। मैं स्किल्स के बारे में पूरा बता देती हूँ यहाँ पर, ताकि आगे जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप अच्छे से लगा पाएंगे। तो LSRW ये आपके 4 स्किल्स हो गए। अब इसमें जो L है, L और R, ठीक है, एक सेकेंड। L और R, इसको हम क्या कहते हैं? L और R जो है ये कहलाएंगे आपके रिसेप्टिव स्किल्स। क्या कहलाएंगे? रिसेप्टिव, रिसेप्टिव स्किल्स कहलाएंगे, ठीक है। और आपका जो S और W है, S और W है, ये आपका क्या कहलाएगा? तो ये आपका प्रोडक्टिव स्किल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोडक्टिव स्किल कहलाएगा, ठीक। और एक और चीज जान लीजिए इसके बारे में, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। ये जो L है, ठीक है, मैं नंबर डाल देती हूँ 1 2 3 और 4। तो पहला और दूसरा, ठीक है, आपका पहला और दूसरा ये क्या कहलाता है? प्राइमरी स्किल्स के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है, प्राइमरी स्किल्स। उसके बाद देख लेते हैं, ये जो आपका तीसरा और चौथा है, ठीक है, तीसरा और चौथा जो है ये क्या कहलाता है? तो सेकेंडरी स्किल, ठीक है, सेकेंडरी स्किल्स कहलाता है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? प्रोडक्टिव स्किल्स पूछा है ना। तो अभी मैंने बताया कौन कौन से हो जाएंगे आपके प्रोडक्टिव स्किल, जो ब्लू पेन से लिखा गया है, S और W, यानी कि स्पीकिंग और राइटिंग। तो कौन से नंबर में है आपका स्पीकिंग और राइटिंग? तो ऑप्शन नंबर डी में है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल्स ऑफ रीडिंग। अब इसमें आपका आपसे पूछ रहा है कि पठन का इनमें से कौन सा है जो सब स्किल्स नहीं है, ठीक है, पठन का या पढ़ने का, रीडिंग का। ऑप्शन ए है कनेक्टिंग, ऑप्शन बी प्रिडिक्टिंग, ऑप्शन सी सिंथेसाइजिंग, ऑप्शन डी है ट्रांसक्रिप्टिंग, ठीक। तो इसका जो, जैसे कि कनेक्टिंग, अब ये इससे आप क्या समझ रहे हैं? तो कनेक्टिंग यानी क्या हो जाएगा आपका? किसी से कनेक्ट करना, कनेक्टिंग मतलब हो जाएगा कनेक्ट करना। इसका सही आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। प्रिडिक्टिंग, अब प्रिडिक्टिंग मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज का अनुमान लगाना, ठीक है, अनुमान लगाना। सिंथेसाइजिंग, अब सिंथेसाइजिंग मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो अक्षरों को एक साथ मिलाकर पढ़ना, ठीक है, अक्षरों को एक साथ मिलाकर क्या करना? पढ़ना। जानते रहिए सबके बारे में, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। अक्षरों को एक साथ मिलाकर पढ़ना ये कहलाएगा सिंथेसाइजिंग। बट यहाँ पर आपको रीडिंग के सब स्किल्स के बारे में बताना है ना। कौन कौन सा नहीं है, सॉरी सॉरी, कौन सा नहीं है पूछा है ना, ध्यान दीजिएगा, नॉट पूछा है यहाँ पर। तो ये सब जो नॉट है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसक्रिप्टिंग। इसका मतलब हो जाएगा आपका क्या हो जाता है? इसका मतलब होता है प्रतिलिपि, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिलिपि कहते हैं। किसको? ट्रांसक्रिप्टिंग को जो कहते हैं वो प्रतिलिपि कहते हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये सब जो है वो रीडिंग के सब स्किल्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि जब आप पढ़ते हैं तो कनेक्ट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, है ना, सिंथेसाइजिंग यानी कि अक्षरों को एक साथ मिलाकर क्या करते हैं? पढ़ते हैं।
बट ट्रांसक्रिप्टिंग प्रतिलिपि जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। और जरूर से एग्जाम में आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। सबसे पहले आप अगर नॉट वाला क्वेश्चन पूछे तो उसको अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि गलती हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू रीड द टेक्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन and create their own interpretation beyond the lateral level. Which sub skills is she practicing in the class? तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को टेक्स्ट रीड करने के लिए क्या करती है, बोलती है। तो सूचना के लिए, है ना, सूचना के लिए बोला है यहाँ पास, इंफॉर्मेशन है ना, सूचना के लिए, ताकि वो क्रिएट करे स्वयं की व्याख्या द्वारा जो उसके लेटरल लेवल से क्या हो, ऊपर हो। देयर ओन इंटरप्रिटेशन बोला ना, यानी कि स्वयं की व्याख्या द्वारा। तो कौन से स्किल्स का प्रैक्टिस कर रही है वो टीचर? ऑप्शन ए दिया है प्रिडिक्टिंग, क्या वो अनुमान लगा रही है। ऑप्शन बी इन्फेरिंग, यानी कि इसका मतलब होता है, इन्फेरिंग का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। इन्फेरिंग का मतलब होगा यहाँ पर निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन सी है समराइजिंग, यानी कि समराइजिंग मतलब हो जाएगा यहाँ पर सारांश। और पैराफ्रेजिंग, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा विवरण करना, ठीक है, विवरण करना। और प्रिडिक्टिंग मतलब तो आपको पता ही है, अनुमान लगाना, ठीक है। तो वो टीचर जो है वो कौन से स्किल्स का प्रैक्टिस करा रही है या कर रही है यहाँ पास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्फेरिंग, यानी कि वो निष्कर्ष निकालना बता रही है, इसकी प्रैक्टिस जो है वो कर रही है, ठीक है, निष्कर्ष निकालने की। क्योंकि टीचर ने क्या बोला है यहाँ पर, समझते हैं थोड़ा सा। एक रीड टेक्स्ट को क्या करने के लिए बोलती है, बच्चों को रीड करने के लिए बोलती है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सूचना के लिए, है ना, इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि वो क्रिएट करे स्वयं की व्याख्या द्वारा, यानी कि बच्चे जो है वो उस सिचुएशन को क्या करें, वो सूचना को क्रिएट कर पाए अपने अनुसार, है ना, अपने व्याख्या के द्वारा, ठीक है। तो वो किस चीज की प्रैक्टिसिंग करा रहे, तो इन्फेरिंग, यानी कि वो बच्चे अपना उसमें क्या देंगे, कुछ बात रखेंगे, है ना, उसके बारे में बताएंगे, टेक्स्ट के बारे में, सूचना के बारे में, देयर ओन इंटरप्रिटेशन, है ना, स्वयं की व्याख्या द्वारा। तो वो एक प्रकार से उन्हें निष्कर्ष निकालने के लिए कह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू असेस लिसनिंग स्किल्स द टीचर हैज फॉर्म्ड एन एक्टिविटी, व्हाट कैन द असेसमेंट बी बेस्ड ऑन? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि श्रवण कौशल यानी कि लिसनिंग स्किल का असेसमेंट करना है यदि आपको, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो श्रवण कौशल का असेसमेंट कर सकता है? ऑप्शन ए दिया है स्टूडेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ विजुअल, यानी कि ये जो है आपका इंटरप्रिटेशन, ये आपका देखने से जो है रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन बी है देखने से हो जाएगा, ठीक है, देखने से रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन बी है वॉचिंग अ शॉर्ट फिल्म एंड रिव्यूइंग, तो ये भी आपका देखने से रिलेटेड है। आपको लिसनिंग स्किल्स के बारे में आंसर लगाना है यहाँ पास, है ना, ये भी जो है आपका देखने से हो जाएगा। मतलब कि वॉचिंग अ शॉर्ट फिल्म, आप क्या कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म देख रहे हैं और उसका क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं उसकी। ऑप्शन सी है कंप्लीटिंग अ टेबुलेशन बेस्ड ऑन एन ऑडियो रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग पर आधारित सारणीकरण का, सारणीकरण क्या करना, पूरा करना, टेबुलेशन, ठीक है, सारणीकरण क्या करना, पूरा करना। और ऑप्शन डी दिया है रीडिंग अ टेक्स्ट अलाउड, या फिर टेक्स्ट को तेज या जोर जोर से पढ़ना। तो ये भी तो नहीं होगा जोर जोर से पढ़ना। जब आप लिसनिंग स्किल्स, श्रवण कौशल का असेसमेंट करना है अगर आपको, तो श्रवण कौशल के असेसमेंट के लिए जो है वो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि ऑडियो रिकॉर्डिंग पर आधारित क्या करना है, सारणीकरण पूरा करना है, ठीक। नेक्स्ट है
क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो देखने से संबंधित हो गए, और रीडिंग टेक्स्ट अलाउड ये क्या होगा, टेक्स्ट को तेज या जोर जोर से पढ़ना, ये इसमें आप असेसमेंट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है डैश, comprehension is the skill of reading a piece of text closely or intensely for the purpose of extracting specific information from the text। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, कि कौन सा ऐसा कॉम्प्रिहेंशन यानी कि होता है समझ, ठीक है, इसका मतलब होता है समझ। तो कौन सा ऐसा समझ है जो कि रीडिंग स्किल्स, है ना, आपके रीडिंग स्किल से रिलेटेड है, बोला है इसमें शॉर्टली। ठीक, किसी भी टेक्स्ट से कोई विशिष्ट सूचना या जानकारी निकालने के उद्देश्य के लिए जो है बारीकी से पाठ का एक हिस्सा पढ़ने का कौशल है, पूछा है। ठीक है, या पर्पस यानी कि हो जाएगा आपका उद्देश्य, उद्देश्य, ठीक है, ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है इन्फेरेंशियल, ऑप्शन बी है ग्लोबल, ऑप्शन सी लोकल, या ऑप्शन डी है ट्रांसैक्शनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकल। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन इनहेंसिंग स्पीकिंग स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन। मतलब कि बच्चों के वाचन कौशल को बढ़ाने में जो है सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है, पूछा है। ऑप्शन ए दिया है लिसनिंग पेशेंटली टू चिल्ड्रंस टॉक, मतलब बच्चों की बातों को पेशेंस होकर यानी कि सुनना, धैर्य पूर्वक सुनना, पेशेंटली सुनना। ऑप्शन बी है गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड आइडियाज, या फिर उन्हें अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी है आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, या उनसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना, या ऑप्शन डी है ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशंस ऑन अ गिवन टॉपिक, या फिर किसी दिए गए विषय पर क्या करना, चर्चा का आयोजन करना। तो सबसे लिस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा बच्चे के वाचन कौशल को बढ़ाने में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ये बाकी ऑप्शन में से सबसे लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको बच्चों की बातों को क्या करना है, धैर्यपूर्वक सुनना भी है, उन्हें अपॉर्चुनिटी भी प्रदान करनी है ना, उन्हें एक्सप्रेस करने देना है अपनी फीलिंग्स को, और ऑर्गेनाइज तौर पर क्या करना है, किसी गिवन टॉपिक पर डिस्कशन यानी कि चर्चा करने भी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी सब स्किल्स आर देयर इन लैंग्वेज स्किल्स। अभी मैंने पहले बताया है इसी वीडियो में, कितने सब स्किल्स हो जाएंगे आपके लैंग्वेज स्किल्स के। तो इसका ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, या ऑप्शन डी 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4, है ना, एल, एस, आर और डब्ल्यू, ये 4 स्किल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है अ टीचर गिव्स अ टास्क टू डायलॉग कंपटीशन, कंपटीशन होगा यहाँ पास, टू क्लास 4th स्टूडेंट्स, द रोल ऑफ दिस टास्क इन लैंग्वेज लर्निंग विल बी डैश। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि एक शिक्षक कक्षा 4 के छात्रों की, मतलब छात्रों को संवाद पूरा करने का कार्य देते हैं, ठीक है, संवाद पूरा करने का जो है कार्य देते हैं। तो भाषा सीखने में इस कार्य की भूमिका क्या होगी? ऑप्शन ए है टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी कि संरचनाओं का शिक्षण। ऑप्शन बी द सेपरेशन ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, या फिर यहाँ पर सेपरेशन की बात हो गई यानी कि अलग करने की बात हो गई है, तो ये आंसर तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मूलिक एक्सप्रेशंस। मतलब कि इसमें पूछ रहा है आपसे कि जो एक शिक्षक है वो अपने क्लास 4 के बच्चों को क्या किए हैं, डायलॉग कंपटीशन यानी कि जो संवाद है उसको पूरा करने का कार्य दिए हैं। तो भाषा सीखने में इस कार्य की भूमिका जो होगी वो जाहिर सी बात है फैसिलिटेट कन्वर्सेशन,
ठीक है, फैसिलिटेट कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत को क्या वो क्या कर रहे हैं टीचर, तो बच्चों को बातचीत बच्चों की बातचीत को सुविधाजनक बनाना चाहते हैं, है ना। बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्योंकि टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फीडबैक ओनली ऑन ग्रामेटिकल एरर्स, अब यहाँ पर ओनली का प्रयोग हो गया है ना, ये तो आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर वो करेक्ट ऑप्शन है। टीचर जो है उनको क्या कर रहे हैं, टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मूलिक एक्सप्रेशंस। उनके जो बातचीत करना है ना, भाषा अभ्यास को देखकर किसी गिवन स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस में यूज कर फॉर्मूलिक एक्सप्रेशन के तौर पर क्या करना है, उनको सुविधाजनक बनाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के टोटल 15 एमसीक्यूज। आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए हो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगे हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल पाएगी। तो बने रहिएगा, ये इंग्लिश पेडागोजी की जो सीरीज है वो डेली कंटिन्यू चल रही है। तो ज़रूर से मेरे इस चैनल के साथ बने रहिएगा और ज़रूर इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। Thank you for watching.